तो आज हम लोग हाँ, डॉक्टर शिप्रा भी ज्वाइन हो गई हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है एक बार फिर। वो लास्ट प्रोग्राम जो महिला का किया था, बहुत बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था और मैसेज भी किए थे। आप अनम्यूट कर लीजिए, एक प्रार्थना करा दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। हाँ जी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। हाँ, पहले हम लोग धन्वंतरी पूजा कर कर धन्वंतरी मंत्र का एक बार स्मरण कर कर आगे बात करते हैं। ओम नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरे वन्दित पादपद्मम् लोके जरारुग्भय मृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम्। ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आज पिछले कई हफ्तों से बातें चल रही थी, है ना, और हम लोग बहुत सारी स्वास्थ्य की चर्चा करते ही आ रहे हैं, जैसे आप भी तो उसमें शामिल रही। तो कई बार लोग बोलते हैं हम दवाई भी खाते हैं, दवाई लेते हैं, इलाज करते हैं, पर कुछ बीमारियां बनी रहती हैं, ठीक नहीं हो पाती ठीक से, और कई बार तो दवाई भी नहीं लगती, है ना, और क्रोनिक रूप धारण कर लेती है, बनी रहती है शरीर पे। तो जहां तक हम देखते थे आश्रम में कि ऐसी कोई भी बीमारी होती है तो पंचकर्मा के द्वारा उसका इलाज या उपचार करते थे, तो काफी फायदा होता था। और जो लोग समझते थे कि बीमारी अब जा नहीं सकती, वो उसका भी उपचार हो जाता था। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्रोनिक डिजीज या पंचकर्मा का क्या संबंध है, और इसको कैसे मैनेज करें। अगर कोई लोग हैं तो कब समझें कि पंचकर्मा लिया जाए, या कैसे उसको मैनेजमेंट करें, इसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। हाँ जी। देखिए भैया, जैसे कि कोई भी बीमारी है ना, जब अगर वो नई नई है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको नई बीमारी है, उसके हमारे पास बहुत ज्यादा हेतु हेतु मतलब उसके बहुत ज्यादा रीजंस अगर नहीं है, एक दो रीजंस है, तो हम उसको उसको सिर्फ शमन चिकित्सा जिसको कि हम बोलते हैं कि हमने मेडिसिन और डाइट और लाइफस्टाइल से उसको औषध और आहार विहार, प्रॉपर आहार विहार से हमने उसकी चिकित्सा करी और वो जो है अपना ठीक हो जाता है। तो ये हमारी हो गई शमन चिकित्सा। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां बहुत जटिल हो चुकी होती हैं, उसमें सपोज हमारे तीनों दोषों का एक साथ है, वात पित्त और कफ तीनों ही दोषों का इम्बैलेंस है, वो हमारी सारी धातुओं पर है। जैसे कि डायबिटीज ही है अगर सपोज, या फिर आजकल इनफर्टिलिटी है, जैसे इनफर्टिलिटी एक बहुत ही बढ़ता हुआ है, स्किन डिजीजेस है, उसमें क्या होता है कभी कभी कि हमारे वात पित्त और कफ तीनों ही दोष उसमें इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं और हमारी सारी धातुओं को वो इन्वॉल्व कर चुका है। तब उसमें हमें दवा से सिर्फ कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तब हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि हम शोधन, शोधन वर्ड जैसे मतलब उसका क्या है, शुद्धि करना। तो हम आयुर्वेद में शोधन एक अलग पूरा प्रोसीजर है, हम शोधन चिकित्सा के थ्रू जब उसको हम ट्रीट करना शुरू करते हैं तो इट इज लाइक, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को कभी अगर समझाना होता है मुझे शोधन के बारे में, तो मैं कहती हूँ जैसे आपको दीवार पर अगर नया रंग चढ़ाना है तो पहले आपको पुराने को स्क्रैप करना होगा, तभी आप उस पर नया कलर चढ़ा पाएंगे। तो इसी तरह से पंचकर्म चिकित्सा क्या करती है कि आपकी शरीर की पूरी अशुद्धियों को शरीर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद आपके ऊपर औषधियों का काम और भी आसान हो जाता है, और कई बार तो उस पंचकर्म चिकित्सा के दौरान ही आधे से ज्यादा बीमारी उसकी सॉर्ट आउट हो चुकी होती है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि जो जटिल समस्या हो जाती है तो उसको फिर पंचकर्मा एक बहुत आसान तरीका है। जैसे क्या होता है, एक दाग गिरा कपड़े पर तो जल्दी जी से धो दिया तो निकल गया, लेकिन अगर हम भूल गए, थोड़ा लेट कर दिया, 2-4 दिन लगा दिए, तो हाँ अंदर चाहता है फिर उसको डुबाना, उसको रखना,
उसमें थोड़ा सा डुबो के रखना पड़ता है ना, ऐसा ड्राई करते हैं। क्लीन कराना पड़ता है कभी हाँ कभी। हाँ, फिर उसमें कुछ डालना पड़ता है। तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि इस तरीके से ही हम पंचकर्मा को समझ सकते हैं। जी, हम उसी तरह से पंचकर्म को समझ सकते हैं। मैं और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी कार्स की रूटीन एक पहले तो रोज उसकी सफाई करते हैं अपने आप ही घर पर, फिर बीच-बीच में उसकी मिनी सर्विसिंग के लिए जाते हैं, फिर एक बार साल में हम उसकी मेगा सर्विसिंग कराते हैं, जिसमें हम उसका इंजन ऑयल भी चेंज करवाते हैं, हर पार्ट को चेक किया जाता है। तो इसी तरह से पंचकर्म भी हमारे शरीर की कंप्लीट ओवरऑलिंग है, जिसमें कि माइंड और बॉडी दोनों का क्लेंजिंग भी होता है और दोनों की सारी अशुद्धियां बाहर भी निकल जाती हैं एंड यू फील एज गुड एज यू आर न्यू। आप बिल्कुल एक रेजुविनेटेड पर्सन की तरह से फील करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो इसमें कौन कौन सी सभी जटिल समस्याओं का इलाज हो जाता कैसे है, क्या पंचकर्मा देखना चाहिए, कब व्यक्ति ये जाने कि अभी ये समस्या जटिल हो गई है? और पंच आप तो पंचकर्मा एक्सपर्ट है ना, पंचकर्मा सेंटर भी चलाती हैं, तो कब निर्णय कैसे ले? सब लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, है ना, तो कई बार देखिए, ये निर्णय नहीं कर पाते कि कब हम ये इस हाँ, पे स्टेप पे आगे बढ़े। देखिए पंचकर्म चिकित्सा इसके बारे में निर्णय तो एक आप जब एक पंचकर्म चिकित्सक या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वही आपको ये देखकर बता सकते हैं कि हाँ हम पंचकर्म से आपको जल्दी मदद दिलवा सकते हैं। ये तो डिसीजन एक पंचकर्म चिकित्सक या एक आयुर्वेदिक वैद्य ही ले सकते हैं। लेकिन जैसे जो आयुर्वेद का हमारा मोटो है ना, आयुर्वेद का जो एम है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि हम स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और रोगी के रोग को दूर करते हैं, उसके विकारों का शमन करते हैं। तो पंचकर्म चिकित्सा भी उसी तरह से है। जैसे पंचकर्म सिर्फ एक रोगी के लिए नहीं बना है, पंचकर्म एज अ रसायन या एज अ रेजुविनेटर एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। बस और स्वस्थ व्यक्ति उसका लाभ लेगा तो फिर शरीर स्वस्थ बना रहेगा। हाँ, शरीर स्वस्थ बना रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ ऋतु के अनुसार भी कहा गया है, जो ये बसंत ऋतु चल रही है इसमें हम लोग वमन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कफ का प्रकोप होता है। तो हम इसमें क्या कहते हैं कि आप अगर वमन कराएं, वमन मतलब मेडिकेटेड वॉमिटिंग अगर आप कराएं, तो आपको जो है ये आगे आने वाले विकार नहीं होंगे। या अगर आप साल में एक बार विरेचन करा लें, या आप नित्य नस्य का प्रयोग करें, जैसे नस्य हमारी दिनचर्या में भी बोला गया है कि नस्य को आप 2-2 बूंद तेल की नाक में लगाएं। उसकी जगह अगर आप साल में एक बार आपने 5 दिन या 7 दिन नस्य एक पंचकर्म सेंटर में कराया, तो उससे क्या होता है कि आपकी पूरे जो पंचेंद्रियां हैं हमारी, वो उनका पोषण होता है, शरीर में से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, आपकी बॉडी एक नई प्रकार से उभर कर आती है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जटिल समस्याओं में ही इसका प्रयोग है, जटिल समस्याओं में तो प्रयोग होगा ही होगा। जैसे मेरे पास एक सोरियासिस की पेशेंट आती थी, वो आंटी जी को कुछ नहीं तो 20 साल से उनको सोरियासिस था। सोरियासिस एक स्किन की कंडीशन होती है जिसमें कि पूरे स्किन में से अपने आप स्केल्स निकलती हैं और बहुत पुरानी कंडीशन में उसमें से पस वगैरह भी निकलने लगता है। तो वो जो है उनको 20-25 साल से कम वो बीमारी थी और वो हर तरह का ट्रीटमेंट ले चुकी थी और एलोपैथिक मेडिसिन ले लेके उनका फेस भी जो है ना इतना मोटा हो गया था, पूरे शरीर में वेट बढ़ गया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पास आना शुरू किया। उनके शरीर को पहले हमने प्रिपेयर किया, पहले मेडिसिन के थ्रू थोड़े दिन उनको प्रिपेयर किया। जब वो इस लायक हो गई कि वो पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत जा सकें, तब हमने उनका वमन, विरेचन, ये सब सारी चिकित्साएं तब हमने उनकी करी और धीरे धीरे करके उनके शरीर में से काफी पोर्शंस में से वो सोरियासिस के पैचेस कम होने लगे। तो जब बीमारी इतनी पुरानी है, उसको आप मेडिसिन से लेकर अगर सिर्फ थोड़ी थोड़ी मेडिसिन से करते हैं तो पेशेंट्स का भी कभी कभी पेशेंस भी लूज होने लगता है। कितने दिन दवा खाएं, कैसे, हाँ जब बीमारी से जल्दी छुटकारा भी चाहिए, तो इस तरह से वो काम करता है। हाँ, ये तो सही बात है। लोग कई बार ये परेशानी में आ जाते हैं, कितनी दवाई कितना खाएं, और फिर दवाई कई बार बोलते लगती नहीं है। तो डॉक्टर साहब यही बोल रहे थे एक बार एक सेशन में कि जब आम बनता रहता है तो आपको शुद्धिकरण की आवश्यकता है, आप दवाई खाएंगे तो भी नहीं लगेगी।
तो तब पंचकर्मा का वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी। तो फिर इसमें कैसे, कौन कौन सी जटिल समस्या को दूर कर पाएंगे हम? देखिए भैया, ऐसे तो हम अगर हम ठीक है, इसको ऐसे नाम लेना तो बड़ा मुश्किल होगा, हम सभी को छोड़ देंगे, तो फिर हम दोष वाइज चलने की कोशिश करते हैं। ठीक। जैसे वात हाँ। दोष के अंतर्गत हमारी कई बीमारियां आती हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जोड़ों के दर्द हो गए, या लंबर या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गए, जैसे कि स्पाइन से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं। और या फिर जैसे किसी किसी को फ्रीक्वेंट रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं, कि लेडी कंसीव तो करती है लेकिन उसको अबॉर्शन हो जाता है अपने आप। स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, या पैरालिसिस है। तो ये जो, हाँ, फेशियल पैरालिसिस अगर आपने देखा होगा कभी कि एक साइड से पैरालिसिस हो जाता है, आंख ड्रॉप कर जाती है, खाना एक तरफ से बाहर निकलता है। तो इस तरह की सभी समस्याओं में भी पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है, जिसको कि हम मेडिसिन के थ्रू अगर ट्रीट करना चाहें तो शायद हमें बहुत लंबा समय लगेगा। अब हाँ, अब स- इसको समझने के लिए फिर हम ये करते हैं कि पहले हम पंचकर्म की 5 चिकित्साओं के बारे में थोड़ा सा जान लें, तब हम उनको दोषों से रिलेट करके समझा पाएंगे। जी। जैसे पंचकर्म में, पंचकर्म वर्ड मीन्स 5 कर्मास, है ना। अब ये वर्ड तो बड़ा इस समय बहुत ट्रेंडिंग वर्ड हो गया है, हम लोग के पास कई बार फोन्स भी आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पंचकर्मा लेना है, कितनी कॉस्ट होगी, कितना दिन होगा। अब देखिए, पंचकर्म तो बहुत वाइड है ना, हर शरीर के लिए, हर बीमारी के हिसाब से हमको अलग चिकित्सा का उसको चूज करना पड़ता है, उसी को हम करते हैं। तो अब पंचकर्म में क्या क्या है? वमन, वमन मतलब हम मेडिकेटेड वॉमिटिंग कराते हैं, हम वॉमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं। विरेचन में हम लूज मोशंस कराते हैं। वस्ती में हम आपका जो एनल मार्ग है, जो गुदा मार्ग है, वहां से मेडिसिन को या मेडिकेटेड घी को या ऑप्शंस को हम अंदर डालते हैं। फिर हमारा चौथा आया नस्य, नस्य में हम नाक के थ्रू दवा देते हैं। फिफ्थ वन इज रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण में हम इम्प्योर ब्लड को बॉडी में से निकालते हैं। तो अब जैसे वमन है, वमन में हमने क्या किया कि आपको पहले आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया और हमने मेडिकली वॉमिटिंग कराई। अब सुनने में थोड़ा सा ये सबसे गंदा यही लगता है कि आप कैसे वॉमिटिंग कराएंगे, है ना। तो थोड़ा लोगों को टफ भी लगता है वो। हाँ, लोगों को ये टफ लगता है, इसके लिए हम भी थोड़ा सा पेशेंट्स को केयरफुली चूज करते हैं। वमन के लिए उतने बल की जरूरत होती है, उतने सत्व की जरूरत होती है, उतने स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरत होती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे कफज डिसऑर्डर्स हैं ज्यादातर, जैसे कि सोरियासिस हो गया, या फिर हमारा कफ एस्थमा है, एस्थमा के कोई बहुत पुराने एस्थमा के पेशेंट्स हैं जो इनहेलर्स पर होते हैं बहुत ज्यादा, या फिर हमारा डायबिटीज है, ओबेसिटी है, या फिर ये वसंत ऋतु में इसी समय पर हम स्वस्थ इंसान को भी वमन करा सकते हैं। तो ये क्या करता है कि कफ, जितनी भी हमारे कफ की एक्स्ट्रा कफ है हमारी बॉडी में, अशुद्ध कफ है, आम युक्त कफ है, उस सबको हमारे शरीर में से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हमने बताया यहाँ पे सोरियासिस वगैरह में। और आपको ये दिखेगा किसी, आपको जब हम ये पंचकर्म करते हैं तो उसके दौरान ही आपको सोरियासिस वगैरह में तो तुरंत इंप्रूवमेंट दिखने लग जाता है। हाँ, किसी को अगर जैसे बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, जैसे लेडीज में आजकल यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम्स हो गई, ट्यूमर्स हो जाती हैं, उनमें पूरा हमको बीज शुद्धि, बीज शुद्धि का मतलब होता है कि जो हम ओवा है उसकी शुद्धि कर रहे हैं, पूरा एक शुद्धि करके, जिससे कि जो बच्चा हो वो पूरा अच्छा हो। तो उसमें भी हम वमन से शुरुआत करते हैं। तो इस तरह की सभी समस्याओं में वमन बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में सेकंड प्रोसीजर हमारा आया विरेचन। विरेचन सबसे इजी प्रोसीजर माना जाता है, इसमें हम लूज मोशंस को इंड्यूस कराते हैं, एक कैलकुलेटेड उसमें लूज मोशंस कराते हैं। ये हमारी सारी पित्तज परेशानियों में हमारा काम करता है। जैसे कि जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी, जैसे एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गया, या फिर हमारे पिगमेंटेशन हो गया, बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी की दिक्कत रहती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन, गुस्सा, ये वाली जितनी भी हमारी पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इवन हमारे आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम में भी हम विरेचन को कराते हैं।
या फिर किसी को पीरियड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पेन पीरियड्स में रहता है, तो इन सब चीजों में हम विरेचन करा सकते हैं। हाइपर एसिडिटी ये सब जो होती है, हाँ, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हेडेक है, किसी को बहुत हेडेक, पुराना हेडेक है, पित्त वाला हेडेक है, नहीं जाता है, तो उसमें हम विरेचन से उसको स्टार्ट करके आगे ले जाते हैं। विरेचन सबसे कन्वीनियंट प्रोसीजर माना जाता है, सबसे इजीली भी हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा आया बस्ती। बस्ती चिकित्सा में क्या करते हैं कि जो हमारा गुदा मार्ग है, जो हमारा एनल मार्ग है, वहां से हम ये भी हमारी 3 तरह की होती है। जैसे एक जिसको हम बोलते हैं कषाय बस्ती में हम मेडिसिन का एंड डिकॉक्शन का काढ़ा बनाकर उसको देते हैं। ये बस्तियां हमारी काम करती है वात रोगों में। ये जो भी हम मेडिसिन देंगे वो सीधे हमारी इंटेस्टाइन्स में जाएगी, वो हमारे बॉडी से अंदर नहीं जा रहा है, वो सीधे इंटेस्टाइन्स में जा रहा है। इंटेस्टाइन्स हमारे वात का स्थान माने जाते हैं। तो जो हमारे जितने वातज रोग हैं, वातज रोग में जैसे हमारा अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत पुराना प्रॉब्लम है, या फिर आर्थराइटिस का बहुत पुराना प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो गया, या फिर अबॉर्शंस का प्रॉब्लम है, इस तरह की जितनी भी हमारे इश्यूज हैं, जितने भी हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में बस्ती चिकित्सा बहुत अच्छी काम करती है। इवन बस्ती को जैसे जो क्रश क्रश या दुबले पतले या बहुत कमजोर लोग हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, घी की या ऑयल की बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी देते हैं, जो कि बॉडी में हमेशा अंदर रहे, तो अंदर जब डाल दी गई तो वो 3 घंटे 4 घंटे तक एब्जॉर्ब होती है, तो वो बॉडी को नरिश भी करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पंचकर्म चिकित्सा है वो सिर्फ शोधन का ही काम करती है, वो शोधन के साथ साथ व्रंगण, मतलब जिसको कि हम नरिशमेंट बोलते हैं, वो नरिशमेंट का भी काम करती है। ये हमारी हो गई वस्ती चिकित्सा। अब वस्ती के बाद हमारी आती है नस्य। नस्य में हम क्या करते हैं, नाक से दवा डालते हैं अंदर। आयुर्वेद में कहा गया है नासा ही शीर्षो द्वारा, मतलब नाक जो है वो हमारे सिर का द्वार है। तो जितने हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब सुप्रा क्लैविकुलर रीजन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी डिजीजेस हैं, उसमें नस से बहुत अच्छा काम करती है। अब जैसे वो साइनस की प्रॉब्लम हो, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस हो गई हो, या फिर हमारा आईज की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, हेडेक होता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगेन फेशियल पैरालिसिस हो गई, या फिर ये अब मैंने इसको अपने डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स में भी करना शुरू किया है, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। जिससे जो पेशेंट सोते नहीं थे रात रात में, या फिर जिनको बहुत ज्यादा खर्राटे आते थे, खर्राटों से खुद को जितनी परेशानी होती है उससे ज्यादा परेशानी बगल वाले को होती है, तो उसमें नस्य चिकित्सा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर नस्य की, हाँ कराटे में काम कर रहा है ये? खर्राटे, हाँ देखिए खर्राटे क्या है, हमारे कफ बहुत ज्यादा होता है तो हमारे ब्रीदिंग पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो इसमें जब हम शोधन नस्य करते हैं, जैसे नस्य के भी अलग अलग कई तरह के ऑयल्स होते हैं, अणु तेल हो गया, जो कि लोग रोज आजकल अणु तेल के बारे में सब लोग फिर से सुन रहे हैं कि अणु तेल को नाक में लगाइए तो वो इन्फेक्शन अंदर नहीं जाने देगा। इससे स्ट्रॉन्ग ऑयल्स होते हैं, जैसे कि षड बिंदु तेल हो गया हमारा, या हम अदरक के रस का भी करते हैं। तो उनसे क्या होता है कि वो पूरा शोधन कर देते हैं। जब आपका शोधन हो जाएगा तो आपका कफ कम हो जाएगा अपने आप, और आपकी ब्रीदिंग इजी हो जाएगी। पर कई बार तो ऐसा लगता ही नहीं कफ है, लेकिन लोग खराटे तो लेते हैं। हाँ लेकिन वो हाँ देखिए, तो वो इंटरनल कहीं और ऑब्स्ट्रक्शन है, अच्छा तो वो नस से उसको कम करता है। अच्छा, तो रीजन कुछ भी हो लेकिन वो हाँ, उसको पैसेज नस को से उसमें फायदा जरूर मिलता है। जरूर मिले। हमारा पांचवा जो प्रोसीजर बचा, जिसको कि हम रक्त मोक्षण बोलते हैं, तो रक्त मोक्षण कई तरीके से किया जाता है। रक्त मोक्षण में हम इम्प्योर ब्लड को निकालते हैं। जो इसका वाइडली यूज्ड जो है टेक्निक वो है लीच। लीच आप सभी ने जलौका के बारे में सुना होगा, एक छोटा सा कीड़ा होता है, चावल के खेतों में काफी पाया जाता है, पानी वाले में अपने आप पकड़ लेता है। तो ये जो लीचेस होती हैं, ये भी 2 तरह की एक होती हैं, एक होती है हमारी पॉइजनस और एक होती है नॉन पॉइजनस। जो नॉन पॉइजनस लीचेस होती हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, और उनको भगवान ने ऐसे बनाया है कि वो इम्प्योर ब्लड को ही सक करती है। जब वो प्योर ब्लड को सक करने लगती है तो आपको दर्द महसूस होगा, और वो अपने आप फिर हम उनको छुड़ा देते हैं।
और वो जब ब्लड सक करती हैं उस समय पे वो ऐसे एंजाइम्स को अंदर सिक्रीट करती हैं जिससे कि वहां की हीलिंग भी जल्दी होती है। तो अब किसी को अगर कोई ब्लड की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि जो बहुत समय से नहीं सही हो रही है, जैसे सोरियासिस में हमने इसको साथ में विरेचन वमन वमन विरेचन करने के बाद में हमने रक्त मोक्षण को उसमें ऐड कर दिया, या फिर किसी को एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हो, वो पूरा वमन विरेचन नहीं करना चाह रहे हो तो हमने वहां पर लगा दिया, या बाल हेयर लॉस आजकल बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम हो गई है, तो उन सब में भी ये रक्त मोक्षण का बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। और ब्लड तो सर्कुलेट होता रहता है ना पूरे शरीर में। हाँ, तो हम उसमें क्या करते हैं कि पहले हम आम की शुद्धि सबसे पहले करते हैं। किसी भी पंचकर्म चिकित्सा को करने से पहले हम शरीर को प्रिपेयर करते हैं। हाँ, ये सवाल आपका बहुत वो था कि एक बार कर दिया बाद में तो बनता रहेगा, लेकिन हम क्या करते हैं पहले आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि कोई सर्जरी होती है, सर्जरी से पहले क्या करते हैं, बॉडी को पूरा प्रिपेयर किया जाता है। उसी तरह से हम लोग किसी भी पंचकर्म को करने से पहले दीपन पाचन का प्रयोग करते हैं। दीपन पाचन में हम ऐसी मेडिसिन जैसे चित्रकादिवटी हो गई, त्रिफला हो गया, या अपनी देवावटी है, इन सब के प्रयोग से जितने भी आम है शरीर में उसको हम पहले उसका पाचन करते हैं, नहीं तो वो इस प्रोसीजर के थ्रू हो ही नहीं पाएगा, मतलब वो प्रोसीजर ही नहीं पूरा कर पाएगा। और अगर हमको लगता है कि इससे भी ज्यादा आम है तो पहले हम पोटली, जैसे कि पोटली मसाज आप सबने शायद सुनी हो, पोटली मसाज, उसमें भी हम चूर्ण की पोटली या बालू की पोटली से पहले फुल बॉडी का मसाज करते हैं जिससे कि आम का पूरा पाचन हो चुका होता है, तब हम पंचकर्म को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपके पाचन से फिर इसके बाद जो रक्त है उसको आप हाँ, जो वो अब फिर उसके बाद हम किसी भी पंचकर्म चिकित्सा को करते हैं, तो जैसे ये कि जो अब रक्त का विकार ये लोकल रहता है, ये फिर स्प्रेड नहीं होता जैसे खून का हाँ, देखिए वो सर्कुलेट। स्प्रेड तो हमने उसको कोई भी अगर हम चिकित्सा कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम रक्त मोक्षण भी कर रहे हैं तो हम उसको इंटरनल ब्लड प्योरीफायर्स तो दे ही रहे हैं। जैसे हमने मंजिष्ठा है या नीम है या हमने अविपत्तिकर, इस तरह का कुछ तो हमने उसको चलाया ही हुआ है, लेकिन वो एक जगह पर जहाँ इकट्ठा है या जहां आकर उसका प्रकोप हो रखा है वहां से उसको अगर हमने निकाल दिया तो हमको रिलीफ जल्दी मिल सकता है। और जैसे कि अब हम अगर ये कहें कि हम पंचकर्म के लिए ये तो हमने 5 वो प्रोसीजर्स बता दिए जो कि मेन 5 प्रोसीजर्स हैं। अब इसके पहले हमें शरीर को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो दीपन पाचन हमने कर दिया। अब अगर हमें वमन और विरेचन करना है तो हम क्या करते हैं कि पहले हम 3 दिन 5 दिन या 7 दिन पेशेंट को मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड ऑयल पिलाते हैं खाली पेट सुबह सुबह। अब घी और ऑयल क्यों पिलाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि जो घी या ऑयल दिया जाता है वो इसको बोलते हैं स्नेहन चिकित्सा। स्नेह वर्ड का मतलब है ऑयल, ऑयल भी है प्यार, लव, ऑल दिस इज स्नेह। तो जब हम स्नेहन चिकित्सा करते हैं, यहाँ पर स्नेहन में इंटरनल घी का प्रयोग भी हो या फिर एक्सटर्नल, मतलब हम मसाज कर रहे हैं या हम इंटरनल पिला रहे हैं, वो दोनों ही हमारे स्नेहन चिकित्सा के अंतर्गत माने जाते हैं। तो स्नेहन करने से जैसे कि हमने उसको खाली पेट सुबह सुबह हमने सपोज 30 ml या 40 ml हमने उसको मेडिकेटेड घी पिलाया, तो उससे क्या होता है कि वो जब घी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो जितनी भी बॉडी में टॉक्सिन्स है, मतलब पूरे टॉक्सिन सिर्फ एक किसी कोने में इकट्ठे नहीं है, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट है, तो वहां पर वो घी एब्जॉर्ब होकर उन दोषों को या उन टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, उनको सॉफ्टन करता है, सॉफ्टन करके उनको वहां से बढ़ाता है। फिर 3 दिन 5 दिन या 7 दिन जैसे कि रोगी के बल पे डिपेंड करता है वो कितने दिन लेता है, ले पाता है, कितना उसकी बॉडी अलाउ करती है, वो सब जो वैद्य जो भी डॉक्टर कर रहा है वो डेली बेसिस पे असेस करते हैं। तो उसके बाद में फिर हमने उनको मसाज और स्टीम करते हैं। मसाज और स्टीम करने से होता यह है कि जो भी टॉक्सिन्स अपनी अपनी जगह पर बढ़ गए हैं, बाहर निकलने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, वो वहां से मूव करके आपके कोष्ठ, कोष्ठ मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन्स में आते हैं।
फिर हम वहां से उनको निकाल देते हैं बाहर। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसीजर है, बहुत ही मतलब इसके ऊपर बहुत डिटेल्स है कि वो कैसे काम करता है, कैसे आपने घी पिला दिया, कैसे सब चीज बाहर निकल गई। डजंट वर्क दैट वे। हम एक बहुत ही अच्छा रीजन है कि उसको पहले हमने वहां से बढ़ाया, उसको मूव कराया, स्टमक और इंटेस्टाइन्स में ले आए। अब अगर हमें वमन कराना है तो हमने उसको वहां से वॉमिटिंग करा दी, स्टमक से सीधे बाहर निकल गया। अगर हमको विरेचन कराना है तो हमने मेडिसिन दिया, वहां से वो लूज मोशंस के थ्रू बाहर निकल गया। तो जब डोज बढ़ाते हैं तो रोगी की जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ेगी, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन कई बार ऐसा, कई बार नहीं, हर बार ऐसा होता है। जैसे कि सबसे ज्यादा ये दिखता है, जो हमको इफेक्ट दिखना शुरू होता है वो हमको दिखता है स्किन वाले पेशेंट्स में, क्योंकि उनमें जो भी सिम्टम्स है वो आपको तुरंत दिखने पता चल जाते हैं। तो आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन घी पिलाया, पेशेंट को तुरंत इचिंग होना कम हो जाती है और उसकी स्किन की ड्राइनेस कम हो जाती है, उसकी स्केलिंग कम होती है, तो वो तुरंत ही आपको इफेक्ट्स उसमें दिखने लग जाते हैं। इवन जो पैचेस हैं वो श्रिंक करने लग जाते हैं। तो ये इमीडिएट इफेक्ट आने लगता है? हाँ जी, पंचकर्म से हमारे बहुत अच्छे और इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं, और उसको करने के बाद में आपको ऐसा फील होता है कि जैसे हाँ, आपकी एज अपने आप थोड़ी कम हो गई है और आपके टॉक्सिन्स निकल गए हैं, तो आपकी बॉडी की मतलब मूवमेंट्स बढ़ गई हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो गई है, आपकी स्लीप अपने आप इंप्रूव हो गई है। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। अभी मैंने आपको 2 वीडियोस शेयर किए थे भैया, अगर उसमें से कोई एक चल पाए तो आप दिखाइएगा जरूर। तो उसमें एक ने शेयर किया था कि उनकी मेडिटेशन और उनकी स्लीप इतनी बढ़िया हो गई थी उसके बाद में। पहले वो वज्रासन में नहीं बैठ पाती थी, मतलब वज्रासन में बैठना भी उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। और ये जैसे जो हम सेकंड स्टेज करते हैं प्राणायाम की, उसमें उनके शोल्डर्स भी प्रॉपर वो स्टेज पर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जब हमने उनको विरेचन करवाया, खैर किसी और वजह के लिए था, लेकिन इसके एडिशनल जो इफेक्ट्स हमको मिले वो ये सब मिले कि उनकी बॉडी में से जब टॉक्सिन्स निकली, उनकी मूवमेंट्स इतने अच्छे हो गए कि अब वो वही सारी वज्रासन में बैठ के अपनी पूरी सुदर्शन क्रिया को पूरे तरह से कर पाती है। अच्छा। हाँ, उसको देखते हैं अभी वीडियो। हाँ जी, वो हाँ। कोई बात नहीं। और जैसे कि हमने, ये तो हमारे पंचकर्म के वो हुए। अब आप लोग ने पहले, हम लोग ने सबने ये सुना है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इतने इतने साल, मतलब 100 साल, 200 साल, 300, तो पहले तो खान पान जो था वो था ही। लेकिन ये जितनी भी हमारी ये पंचकर्म की चिकित्साएं या रसायन चिकित्साएं जो है, इनको एक रसायन के अंतर्गत भी माना गया है। रसायन मतलब जो कि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकाल के आपको रेजुविनेट कर देता है। जैसे कि कार जब धुल पुछ कर आती है तो वो एकदम नई की तरह से चलने लगती है, इंजन ऑयल चेंज हो गया, कोई फ्रिक्शन नहीं बचता, एकदम नई की तरह से चलने लगती है। इसी तरह से रसायन चिकित्सा करने के बाद भी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है, आपकी एजिंग रिड्यूस हो जाती है, आपके वियर एंड टियर कम हो जाता है, जितने एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह है बॉडी का, वो सब अपने आप से कम हो जाते हैं बॉडी में। पंचकर्मा में और क्या क्या थेरेपी रहती है? हाँ देखिए, अब ये पंचकर्म में तो जैसे हमने ये 5 थेरेपीज के बारे में बात करी। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि वो मसाज है या शिरोधारा, उनको ये सब कुछ भी चाहिए तो उसको वो पंचकर्म में ही मान लेते हैं। लेकिन पंच, इन सबको हमारे आयुर्वेद में उपकर्म या उपकर्म बोला गया है, जो कि हमारी और सारी थेरेपीज के लिए वर्ड यूज हुआ है। जैसे कि हमारी, आपने देखा होगा पोटली मसाजेस होती हैं कई तरह की, जानुवस्ती, कटिवस्ती, तो इस तरह की बहुत सारी थेरेपीज होती है। हम कुछ एक थेरेपीज के बारे में इधर बात करेंगे।
जो कि सबसे ज्यादा यूज होती हैं। अभ्यंगा या कि मेडिकेटेड ऑयल से बॉडी मसाज अगर हम बोले तो ये सबसे वाइडली यूज्ड एक थेरेपी है, जिसका कि उतना ही ये हमारी दिनचर्या में भी एक बोली गई है कि हर किसी को सुबह उठकर एक बार अभ्यंग अपना जरूर, नित्य अभ्यंग जरूर करना चाहिए। अब वो कभी कभी नहीं भी पॉसिबल हो पाता है हर किसी के लिए रोज करना आज के उसमें, तो हम आपको ये सजेस्ट जरूर करेंगे कि आप कब कहीं भी किसी एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास में जाकर या किसी अच्छे सेंटर में जाकर अपना वीकली नहीं भी तो 15 डेज एक अभ्यंगा जरूर कराएं। तो अभ्यंगा करने से क्या होता है कि आपकी पूरी स्किन जो है वो नरिश होती है, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, जो स्किन में लॉज्ड आपके टॉक्सिन्स है वो निकलते हैं, आपका नर्वस सिस्टम इंप्रूव होता है, आपके जो कंडक्शन है वो इंप्रूव हो जाता है, स्लीप इंप्रूव होती है। तो ये सब चीजें क्या करती है, इससे अगर आपको छोटे मोटे कोई भी पेन है, मसल रिलेटेड पेन है, कोई स्टिफनेस है, हल्का फुल्का जॉइंट पेन है, तो वो सब चीजें अभ्यंगा से अपने आप कम हो जाती है। शिरोधारा एक थेरेपी होती है, शिरोधारा जिसमें कि ये तो एक आयुर्वेदा की सिग्नेचर फोटो वाली थेरेपी है, जिसमें कि देखा होगा लिटाकर सिर पर तेल गिरता है। तो ये जो हमारा थर्ड आई वाला जो जिसे माना जाता है, जिसमें शिरोधारा भी कई तरह का होता है। शिरोधारा में एक होता है जिसमें कि हम ऑयल से शिरोधारा करते हैं, दूसरा जिसमें हम मेडिकेटेड बटर मिल्क को यूज करते हैं, इसी थेरेपी को हम लोग दूध के साथ भी करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि रोगी की क्या जरूरत है। अगर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और नींद बिल्कुल नहीं आती है, बात एकदम बढ़ा हुआ है, तो हम शिरोधारा करते हैं। शिरोधारा से हमारा ये बालों के लिए भी उतना ही अच्छा है, चाहे आपके डैंड्रफ हो, ग्रेइंग हो, या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो, या फिर आपको नींद ना आने की दिक्कत हो, तो इन सभी रोगों में, हेडेक बहुत ज्यादा हो, स्ट्रेस रहता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, तो इन सभी परेशानियों में शिरोधारा बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके साथ एक तक्र धारा, तक्र वर्ड का मतलब होता है बटर मिल्क, तो हम मट्ठे, मेडिकेटेड बटर मिल्क मेडिसिन के साथ उस मट्ठे को तैयार करते हैं, और उससे जब हम धारा करते हैं तो ये क्या करता है, जो बढ़ा हुआ पित्त होता है उसको भी कम करता है शरीर में से। तो आप देखिए कहाँ हमने पित्त को शमन करने के लिए हमने धारा यहाँ पर करी, लेकिन उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर आता है। कभी अगर अर्टिकेरिया, जिससे जब पित्ती उछलने की प्रॉब्लम है, अगर हमने अर्टिकेरिया है या फिर सोरियासिस की जैसे मैंने बात करी थी, या किसी को पित्त बहुत ज्यादा हमेशा बढ़ा रहता है, तो उसमें हमारा तक्रधारा भी बहुत अच्छा काम करती है। फिर अब जैसे अगर हम बात करें किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें, तो ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज है आजकल। जो डिजीज मतलब जो डिजनरेशन 60-70s में लोगों को पहले घुटनों में दर्द हुआ करते थे, अब वो लैक ऑफ एक्सरसाइज या फिर हर समय कुर्सी पर बैठ कर रहना, या फिर कभी अब हम लोग आलती पालती मारकर भी बहुत कम बैठ पाते हैं, तो उन सभी की वजह से क्या है कि घुटने सबसे जल्दी इफेक्ट होने लगते हैं। आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे पास 30 से 40 साल की उम्र में भी लोग आते हैं जिनको कि घुटने में दर्द होता है। इसके रीजन ओवरवेट होना भी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग कई तरह की चिकित्साओं से मतलब डेफिनेटली मेडिसिन का तो इसमें बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होती ही है। उसके साथ में कुछ चिकित्साएं जैसे कि हमारा जानु बस्ती, जानू वर्ड यूज होता है नी के लिए, और बस्ती वर्ड का मीनिंग है रखना, किसी चीज को रिसाइड करना। तो अब जब हम घुटनों के ऊपर तेल को भरकर रखते हैं तो उसको हम जानू बस्ती बोलते हैं। तो जानू बस्ती में हम क्या करते हैं कि 40 से 45 मिनट तक घुटनों के ऊपर तेल को भरकर रखते हैं। वो गुनगुना तेल, उसका टेम्परेचर रेगुलर मेंटेन किया जाता है। जैसे जब हमने घुटने के ऊपर डाल दिया तो वो ठंडा हो गया, फिर वो थेरेपिस्ट उसको निकालेंगे, उसको रिफिल करेंगे। तो जानू बस्ती से क्या होता है कि स्किन के थ्रू हमारे घुटनों के बीच में वो ऑयल एब्जॉर्ब होता है। आप जिसको कभी दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट को अगर कभी देखें, तो उसको घुटने को ऐसे मोड़ने और सीधे करने में कट 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 कट, जैसे कि पुराने दरवाजे को खोला जाता है उसकी तरह से आवाजें आती है, जिनको कि हम क्रेपिटेशंस बोलते हैं। तो इसमें वहां पर क्या होता है कि नी जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड्स हैं
वो आपके कम होने लगते हैं वेयर एंड टेयर की वजह से। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जानू बस्ती में हमने जब ऑयल को यहाँ पर भर कर रखा से 40 टू 45 मिनट्स के लिए, तो वो स्किन से धीरे 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 करके मेडिकेटेड ऑयल कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होता है। जब वो एब्जॉर्ब होता है तो वहां की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वहां की ऑयल को रिफिलिंग करेगा, धीरे धीरे करके आपका पेन भी कम होता है और आपका ये क्रेप्स साउंड भी कम होने लगती है। इस ये ठीक होने की संभावना रहती है फिर इस हाँ चिकित्सा? भैया, देखिए हमें देखना सिर्फ ये है कि हमारे पास पेशेंट तब ना आए जब उसके पास रेजुविनेट करने के लिए भी कुछ ना बचा हो। हाँ, यही इसलिए मैं चाह रहा था कि लोग पहले से डिसीजन लें, निर्णय ले हाँ लें कि ये आयुर्वेद चिकित्सा अभी करवा लेनी चाहिए। हाँ, जैसे कभी कभी क्या है कि अगर आपने हमको 50% भी दिया तो हम 50 का 30 तो ला पाएंगे वापस। अब आपने हमें कुछ रेजुविनेट करने के लिए ही नहीं दिया तो हम उसको वापस कहाँ से लाएंगे। हाँ, तो ये अर्थराइटिस की जो क्रोनिक अर्थराइटिस है, उसमें भी इसी तरह से कुछ मैनेजमेंट होता है? अलग-अलग तरह हाँ की जी, कई अर्थराइटिस जैसे होती है? अब हमने जानू बस्ती करी, जानू बस्ती के बाद में हम पोटली चिकित्सा भी करते हैं। जैसे पोटलियां हमारे यहाँ 3-4 तरह की बनाई जाती हैं। अगर कोई आम बात जिसको कि रूमेटाइड आर्थराइटिस बोला जाता है, जिसमें कि आम होता है, सूजन बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बालू की पोटली या फिर सूखे पाउडर्स की पोटली बनाते हैं और वो गरम-गरम पोटली से सिकाई करते हैं, तो उससे वहां की सूजन कम हो जाती है। ये हमारा आम बात या कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम करता है। इसी की तरह अगर हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर हमें कोई नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर हम पत्तों की पोटली बनाते हैं। जैसे जो हमारे ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, अर्क हो गया, एरंडी है, शिग्रू है, इवन इमली के पत्ते हैं, ये सब जो पत्ते होते हैं इनको हम मेडिकेटेड ऑयल्स में और पाउडर्स के साथ पोटली बनाकर उन गरम गरम पोटलियों से जब हम तेल के साथ सिकाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। उससे भी अगर हमको लगता है अभी इससे भी और ज्यादा की जरूरत है, तो हम आयुर्वेद में तो ना आप एक पकड़िए, आपके पास पूरा भंडार है। पिचू पिचू का मतलब, ये तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा घर पर करने के लिए भी बोलती हूँ, जो कि मुझे लगता है अगर मेरा पेशेंट मेरे पास यहाँ आकर ट्रीटमेंट नहीं करा पाएगा तो मैं उनको बोलती हूँ आप कॉटन में तेल को भिगो के रखिए। जैसे हमारे नारायण तेल हो गए, वेदांता के तेल है, ये सब बहुत अच्छे तेल हैं। इन तेल में आप कॉटन को अच्छे से भिगो के रखिए और रात में अपने घुटने पर बांध दीजिए उसको। तो वो रात भर वहां पर जब तेल एब्जॉर्ब होगा तो वो मिनी जानू बस्ती की तरह काम करेगा और धीरे धीरे करके आपका पेन को कम करेगा। धारा चिकित्सा है ऐसी। अगर ये तो हमने बात करी घुटने की, अगर इसी तरह से सपोज हमारी कमर में या नेक से लेकर पूरे स्पाइन में कहीं पर प्रॉब्लम है, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गई या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, तो हम यही जो जानू बस्ती थी वही हम वहां पर कटी बस्ती या फिर जिसको कि हम बोलते हैं पृष्ठ बस्ती, मतलब पूरे स्पाइन पर उस तरह से हम वहां पर करते हैं। इसके साथ में हम इसमें बस्ती की जो हमारा एनिमा था उसको ऐड करते हैं। तो ये पेशेंट को देखकर, उसकी कंडीशन की क्रॉनिसिटी को देखकर, सब चीजों को देखकर हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, ये भी पूछ भी रहे थे क्रोनिक अर्थराइटिस के लिए क्या करना होगा। स्पॉन्डिलाइटिस वाला अर्थराइटिस है इनको। हाँ, तो स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर किसी को सपोज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसमें ग्रीवा बस्ती बहुत अच्छा काम करती है। ग्रीवा बस्ती मतलब हमने नेक पर ऑयल भर कर रखा। हाँ, उसी के साथ में आपको डेफिनेटली आपको तकिया नहीं लगानी है, एक्सरसाइजेस करनी है, वो सब चीजें अपने साथ है, उसके साथ ही आपको करना है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनको स्कैल्प में ना ईचिंग होती है, व्हाइट फ्लैक्स है, 15 साल से इशू है ना, पुराना हो गया। जी हाँ, देखिए अगर 15 साल से, अब वो हमको ये देखने की जरूरत है कि क्या वो सोरियासिस की तरह के स्केल्स हैं जिसमें कि आपकी मतलब स्किन पर से कंटिन्यूस वो स्केल्स गिरती ही रहती है, सिर्फ आपको वो स्कैल्प पर ही है या बॉडी के कहीं और भी है। तो आपने अभी तक कोई मेडिसिन लिए हैं या नहीं? मैं कहूंगी आप एक बार तक्र जरूर करा कर देख सकते हैं। 3 दिन आप जहां पर भी हैं आप 3 दिन वहां पर देखिए, अगर आप तक्र करा सकते हैं तो आपको मुझे लगता है कि ऐसे ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक बार आमने सामने से बात करेंगे तो हम आपको डेफिनेटली मेडिसिन के साथ में थेरेपी ज्यादा अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं।
हाँ, ये वीडियो भी अवेलेबल है अभी, है? एक बार दिखा देते हैं छोटा वाला। जी जी। Jai Gurudev. My name is Niranjana. I've had problems with dandruff and acne for a very long time. I tried every type of treatment, including Ayurveda, but it never seemed to help. I could not eat oily food because it caused acne to appear and it left dark spots on my face, as you can see. It was Dr. Shipra who recommended the Virechana process, and it is an amazing treatment. It's been more than a month since I've done it, and I have not seen a single acne appear on my face since then. The dandruff has lessened a lot, and the dark spots are also becoming less visible. She was supportive throughout the entire process, and I would like to thank her for being there for me. And she is available whenever I need her. So thank you, Dr. Shipra. Jai Gurudev. ये भी काफी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, जैसे ना अब ये एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम जैसे है कि जब तक आप कंट्रोल करके रखते हैं तो हो जाता है, फिर कभी कभी ये बहुत जल्दी रेकर भी करता है। तो इससे क्या है कि हमने अगर रेगुलर बेसिस पर शोधन किया, एक बार हमने आपका विरेचन कर दिया तो मेगा क्वांटिटीज में आपका जो अशुद्धियां है वो बाहर निकल के उसके बाद मेडिसिन, अभी इस बच्ची ने तो दवाइयां भी छोड़ी हुई थी उसके बाद से, जब से विरेचन हुआ उसके बाद से मेडिसिन भी नहीं ली हुई थी, फिर भी उसको अभी तक कुछ नहीं दिक्कत हुई है। और क्या करते हैं इस, जैसे ये विरेचन तो हमने एक पंचकर्म के थ्रू किया। कभी कभी अगर हमको लगता है कि पेशेंट अभी विरेचन के लिए तैयार नहीं है, वो 8 डेज या 12 डेज का पूरा प्रोसीजर नहीं कर पाता है, तो हम उसको नित्य विरेचन की तरह से मेडिसिन देते हैं, जिससे कि रेगुलर बेसिस पर उसके टॉक्सिस जो है निकलते रहे और मेडिसिन अपना काम करता रहे। तो ये क्या है, ये देखना पड़ता है कि कौन से पेशेंट को किस लेवल की क्लेंजिंग की जरूरत है। उसको एडवांस को साल में 1 बार कराना है कि साल में 4 बार कराना? मुझे तो लगता है 4 बार करना बहुत 4 जरूरी बार है। करना ही चाहिए हम सभी लोगों को। At least 20 days we should invest in the और inner. पिछले 1 साल के बाद तो इसकी जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, अभी तो इतना हीलिंग बहुत होता है अच्छे से। हाँ ये जी। भी कहीं न कहीं एडवांस कोर्स भी पंचकर्मा जैसे काम करता है, लेकिन मानसिक स्तर पर। हाँ, तो ये यही ना मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप पंचकर्म की किसी भी चिकित्सा मतलब अगर आप विरेचन करना चाहते हो तो आप अपने शरीर को और अपने मन को उतना समय दो, वो माइंड और बॉडी दोनों को हील करता है। जैसे कि विरेचन है, कभी कभी एडवांस कोर्सेज में भी ऐसे होता है कि आपकी सारी टॉक्सिन्स निकल जाती है और आपकी फिजिकल लेवल पर भी बहुत हीलिंग होती है। इसी तरह से जब हम विरेचन या वमन वाली चिकित्सा करते हैं तो क्या होता है, आपकी टॉक्सिन्स माइंड और बॉडी दोनों में से ही निकलते हैं। नाउ इट इज अपॉन यू कि आप उसको कितना देते हैं। सही बात है। यहाँ पे कुछ लोग जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से ऑयल, जो आप बता रहे थे, अभ्यंग में कौन सा ऑयल लें, आर्थराइटिस में कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, आप उनके नाम बता सकते हैं? साथ में एक क्वेश्चन ये भी है कि बीपी जैसे होता है, क्रोनिक बीपी किसी को हो रहा है, तो उसमें भी क्या पंचकर्मा या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो उसको सहायता मिल सकती है? हाँ, देखिए क्रॉनिक बीपी अगर है तो सब अभ्यंगा है, फिर हमारी एक चिकित्सा है मर्मा चिकित्सा। इसको मैं बताना भूल ही गई थी, अच्छा क्वेश्चन आया है ये बहुत। हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, 107 हमारी बॉडी में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू की एनर्जी फ्लो करती है। ये पॉइंट्स इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इसको कि हमारे आयुर्वेद में 5 तरह से क्लासिफाई किया गया है। उनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें कि अगर आपका किसी ने इंजरी कर दी तो वन कैन इमिडिएटली डाई ऑल्सो, उसकी उसी समय मृत्यु भी हो सकती है। कुछ ऐसे हैं जिसमें कि वहां अगर हिट कर दिया तो पैरालिसिस भी हो सकती है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के। तो इन पॉइंट्स के थ्रू एनर्जी फ्लोज इन आवर बॉडी। अब मर्म चिकित्सा में हम क्या करते हैं कि हम इन पॉइंट्स को सिर्फ जेंटली टच करते हैं, कोई प्रेशर नहीं, कोई मसाज नहीं, सिर्फ हम उसको टच करते हैं। और उनको टच करने से हम
मर्मा पॉइंट्स के बीच में जितने भी हमारे क्या कहेंगे चैनल्स में ब्रेकेजेस हैं या कोई भी अगर हमारे बॉन्डेशंस हैं जो कि एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर रही है, सो उनको ब्रेक करके आपकी एनर्जी फ्लो को रीगेन करती है। जैसे कि हमारे पास कई बार ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो 6 महीनों से अच्छे से सोए ही नहीं हैं और हमने उनको सिर्फ एक अभ्यंगा और एक मर्मा किया और पेशेंट यहीं पर खर्राटे भी लेने लगते हैं। सो दिस इज नथिंग बट उनके सारे जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी के जितने उसको क्या वर्ड मतलब आपके चैनल्स में जितने ब्रेकेजेस हैं वो सब खुल रहे हैं, जितनी नॉट्स हैं उन नॉट्स को खोलते हैं, आपकी इंटरनल एनर्जी इंप्रूव होती है और आपकी इंटरनल एनर्जी खुद की हीलिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारे केसेस हैं जैसे कि कैंसर है या कि पैरालिसिस हो गया, ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम ये मर्मा थेरेपी को दिन में 2-2 बार भी करते हैं जिससे कि अपनी इंटरनल हीलिंग इंप्रूव हो। तो जैसे कि ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो हम उसमें स्टीम नहीं देंगे, हम उसमें प्लेन मसाज करेंगे। मसाज के बाद या तो मर्मा करा जा सकता है या फिर शिरोधारा या तकधारा करा जा सकता है। जब वो थोड़ा सा कंट्रोल में आता है उसके बाद हम उनको विरेचन की तरफ ले जा सकते हैं। तो मर्मा चिकित्सा काफी अच्छी काम करेगी क्योंकि शायद प्राणों के अंदर जो अवरोध होता है उसको आप खोल रहे हैं तो हाँ प्राणों जी, का संचालन अच्छा हो जाएगा, है ना। तो हाई बीपी में तो आप मर्मा चिकित्सा लें, साथ में एडवांस कोर्स भी करें क्योंकि हाँ, मानसिक तनाव एक बड़ा कारण है जिससे बीपी बनता है। नहीं डॉक्टर जी, मानसिक तनाव आपको सिर्फ और हमेशा अपने टीचर के कांटेक्ट में रहें। अगर आपका बीपी अप एंड डाउन होता है तो अपने टीचर को जरूर बताएं, वो आपको बताएंगे कि अभी आप थोड़ी सी भस्त्रिका को कम कर लीजिए या अगर आप कपालभाति और अग्निसार ज्यादा कर रहे हैं तो आप उसको कम कर लीजिए। तो ये सब चीजें आपको आपके टीचर और डॉक्टर आपके रेगुलर टच में रहने से वो आपको गाइड करते रहेंगे और पंचकर्म चिकित्सा से डेफिनेटली आपको उसका वो मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाइपर एसिडिटी रहती है क्या, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा हूँ मगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। पंचकर्मा वही बता रहे थे, आप पंचकर्मा करें, विरेचन करवाएं शायद में। देखिए डॉक्टर साहब क्या विरेचन चिकित्सा है, उसके बाद में कई बार मैं अपने पेशेंट्स को ये भी बोलती हूँ कि आप कुंजल क्रिया का रोज हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं जो कि शिष्य योगा लेवल 2 में सिखाई जाती है, कुंजल क्रिया है। तो विरेचन के बाद, विरेचन से क्या है कि हमने एक बार आपकी टॉक्सिन्स को बहुत अच्छे से निकाल दिया, उसके बाद में मेंटेनेंस डोज के लिए आप बहुत मिनिमम डोज पे अगर आप मेडिसिन लेना भी चाहें या फिर आप कुंजल और शंख प्रक्षालन ये सब चीजों से अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो आपको एसिडिटी की इतनी कभी प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। विरेचन वगैरह करते हैं रेगुलर, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अभ्यंगा लेते, ऑयल पूछ रहे थे अलग अलग अभ्यंगा में कौन सा बॉडी ऑयल है जैसे हमारा या वेदांत। देखिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर आपको नहीं है तो हमारा शीशी का बॉडी ऑयल बहुत अच्छा है और वो अगर आपको बॉडी में ड्राइनेस है या फिर थोड़ी बहुत इचिंग है तो उसमें बॉडी ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। आप बॉडी ऑयल से रोज मसाज कर सकते हैं, रोज ना भी करें तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 बार मसाज करके 10-15 मिनट के बाद आप नहा लीजिए गुनगुने पानी से। आपकी स्किन भी बहुत, जैसे आजकल क्या है कि हम लोग मसाज करने की जगह साबुन से नहाते हैं, साबुन से नहाने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है, फिर ढेर सारा लोशन पोत लेते हैं। उसकी जगह अगर आप 10-15 मिनट भी अगर आपने बॉडी ऑयल से मसाज किया तो आपकी स्किन की सॉफ्टनेस बनी रहती है। तो ये तो हो गया। अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, सपोज बॉडी पेन्स की प्रॉब्लम है, तो हमारा नारायण तेल बहुत अच्छा काम करता है। हम बच्चों के लिए, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चों की मसल्स और बोन्स बढ़ रही होती हैं उनको, तब हम उसमें कहते हैं क्षीरफला तेल बहुत अच्छा काम करता है। एक श्री श्री का शिशु तेल आता है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर अगर किसी को जॉइंट पेन्स की ज्यादा प्रॉब्लम है तो नारायण तेल के साथ आप ये वेदनांतक तेल अच्छा काम करता है। तो अब ये ऑयल्स तो हमारे पास में बहुत ज्यादा है। एक जनरल उसमें मैंने बताया है, हाँ शिरो अभ्यंग अगर आपको हेड मसाज करना है
कुछ स्ट्रेस का या फिर नींद ज्यादा अच्छी ना होती हो तो ब्राह्मी भृंगराज तेल है हमारा। ग्रेइंग ऑफ हेयर है तो उसके लिए हम भृंगाम्लकादि तेल यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से देर आर अलग अलग ऑयल्स होते हैं। कुछ जनरल ऑयल्स हमारे ये हैं। यहाँ पे ज्योति ने की वैसी वात बहुत बड़ा है, वात काफी बढ़ा हुआ है, पर वो रेगुलर दवाई भी ले रही हैं, साधना भी कर रही हैं। पंचकर्मा शायद नहीं लिया है उन्होंने, तो उनके बारे में क्या सजेशन है आपका? सॉरी भैया, क्या बात बहुत बड़ा हुआ है और साधना भी कर रही हैं, दवाइयां भी ले रही हैं, पर वात कम नहीं हुआ। अब देखिए बात किस लेवल पर, मतलब उनको बात बढ़ेगा मतलब उनको रेस्टलेसनेस बहुत लगती है, सर दर्द, मतलब उस तरह से मेंटल बात लगता है कि फिजिकल बात जिसको कि हम बोलेंगे बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा है, किस तरह से उनको क्या लगता है। फिर भी इसकी बात बड़े होने पर हमारे अभ्यंगा और वस्ती चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। या तो आप अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिटेल में बताइए या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपकी थोड़ी, अभ्यंगा। आपकी वॉइस कट गई थी अभी थोड़ी सी। हाँ, अभी आ रही है भैया ठीक से? हाँ आप यार, हाँ हाँ। जी। देखिए बात बड़े होने का मतलब आपका, आपको मानसिक स्तर पर बात बहुत बड़ा हुआ लगता है, जैसे कि हम कहेंगे थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नींद बहुत अच्छी नहीं आ रही है, या फिर आपको फिजिकल लेवल पर, बॉडी के लेवल पर लगता है कि पेन्स बहुत ज्यादा है, इस तरह का कुछ लगता है। तो आप या तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा अपना डिटेल में बताएं, चाहे तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। फिर भी एक जनरल गाइडलाइन के लिए अगर मैं बताऊं तो आप नारायण तेल से रोज अपना मसाज करिए, अपने शरीर को और अपने मन को कुछ समय दीजिए। साधना आप कर रहे हैं, थोड़ा सा योग निद्रा भी करिए साथ में, नारायण तेल से रोज मसाज करिए। एक डॉक्टर से मिलकर अगर उनको लगता है तो वो आपकी वस्ती चिकित्सा करवाएंगे, वस्ती से भी काम होता है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपने खाने में गाय के घी का प्रयोग थोड़ा सा जरूर करें, गाय के घी को नाक में सोते समय थोड़ा सा जरूर लगाएं। इन सब चीजों से भी बात में कमी होती है। हाँ बोले शारीरिक रूप पे है बात उनका। हाँ, शारीरिक रूप से अगर है तो इसका मतलब आपको बॉडी पेन्स वगैरह ज्यादा होते होंगे, तो आप पहले तो नारायण तेल से मसाज करिए, उसके बाद में बताइए। बोलते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ट्रीटमेंट क्या बताएंगे? माइल्ड अस्थमा है। हाँ देखिए, अगर वो माइल्ड अस्थमा है तो सबसे पहले तो सुदर्शन क्रिया आई थिंक आप रोज कर ही रहे होंगे, क्योंकि सुदर्शन क्रिया अस्थमा में बहुत अच्छा काम करती है, ये हमारे लंग्स फंक्शन को इम्प्रूव करती है। फिर इसके साथ में अगर आपको वो माइल्ड ही उसमें है तो आप नस्यम करवा सकते हैं। नस्यम से बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है, क्योंकि नस्यम से थोड़ा बहुत जो कफ है वो निकल जाता है। अगर उससे भी ज्यादा है तो फिर हम आपका वमन वगैरह करवा सकते हैं। वमन के लिए आपको मतलब किसी ऐसी ही जगह पर होना चाहिए जहां पर एक अच्छे डॉक्टर हो, डॉक्टर के गाइडेंस में ही वमन हो सकता है। अगर आप अभी वो नहीं करवा सकते हैं तो फिर आप मेडिसिन यूज करवाना शुरू करिए। एस्थमा कभी कभार एलर्जिक भी होता है, तो हमारी जो ये हरिद्राखंड वगैरह है ये बहुत अच्छा काम करती है। हरिद्राखंड है, श्वास शुद्धि वटी है, ये शीशी तत्व की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि एस्थमा पे काम करती है। लेकिन कोई भी दवाई प्लीज अपने आप नहीं लीजिए, हमेशा डॉक्टर से बात करके ही लीजिए। तो स्कैल्प ईचिंग का आप बताया था ना, स्कैल्प ईचिंग वापस पूछ रहे हाँ, हैं। स्कैल्प पिचिंग फ्लेक्स का भी बात हुआ था ना। हम्म। वेरिकोज वेन में कुछ हो सकता है? देखिए वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि हमारी वेन्स जो होती हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जैसे हमारी वेन्स में हमारा काम क्या होता है कि लिम्स से हार्ट की तरफ वापस ब्लड को ले जाना, ठीक है। तो इसमें हम उनको ब्लॉक करने के लिए कुछ वॉल्व्स होती हैं, जिससे कि आपका ब्लड ऊपर गया तो वॉल्व बंद हो गई, नहीं तो वो ब्लड वापस से आ जाएगा। तो ये हमारी इलास्टिसिटी जो है कम हो चुकी होती है।
अब उस इलास्टिसिटी को ठीक करने के लिए कुछ एक 2-3 तरीके हैं जो कि बहुत काम करते हैं। एक होता है आपको वेरिकोज वेन्स स्टॉकिंग पहननी चाहिए। वेरिकोज वेन स्टॉकिंग्स को आप जितनी देर जगते हैं, जितनी देर चलते हैं, काम करते हैं, वेरिकोज वेन स्टॉकिंग्स पूरे समय पहन के रखिए अपने साइज की, किसी ढीली और टाइट से काम नहीं चलता। अगर आपका वेट ज्यादा है तो इसमें इसके साथ ही इसमें क्या करते हैं, जो चूर्ण पिंड स्वेद है वो बहुत अच्छा काम करती है। चूर्ण पिंड स्वेद से उसका फैट कम होता है, वहां की सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है। और जो रक्त मोक्षण चिकित्सा है, जो लीच थेरेपी है, वो भी वेरिकोज वेन्स में बहुत अच्छा काम। ये पूछ रहे डायबिटिक पेशेंट के लिए भी कुछ प्लानिंग हो जाता है पंचकर्मा में? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जी हाँ, देखिए डायबिटीज में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके मेडिसिन और पंचकर्म दोनों के। पंचकर्म में क्या है, जब हम आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो हमारे पूर्व कर्म किए जाते हैं, पूर्व कर्म जैसे कि ये वाले हमारे हैं, जब हम घृतपान कराते हैं, घृतपान या स्नेहपान जिसको बोलते हैं, वमन या विरेचन से पहले, यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि आपकी शुगर कितनी ज्यादा है, आपका बॉडी वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लानिंग ये होगी कि आपको वमन और विरेचन दोनों कराने की जरूरत है या फिर सिर्फ विरेचन से ही काम चल आपका मैनेज हो जाएंगे साइंस एंड सिम्टम्स। अब इसमें क्या है, कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन अभी नहीं आया, कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि अगर हम घी पिलाएंगे या अगर हम मेडिकेटेड ऑयल पिलाएंगे तो क्या हमारी शुगर नहीं बढ़ जाएगी, हमारा वेट नहीं बढ़ जाएगा उसी समय में? तो ऐसा नहीं होता है। जब हम आपको 5 दिन 7 दिन मेडिकेटेड घी या ऑयल पिलाते हैं तो उन 5 से 7 दिनों में ही आपका वेट भी कम होता है। आपके वेट, आपके इंचेस, आपका फैट काफी हद तक कम होता है उसमें। और क्योंकि घी की एक क्वालिटी होती है कि घी के साथ में जो मेडिसिन को डाला जाए वो संस्कार के रूप से वो सारी ही क्वालिटीज को एब्जॉर्ब करता है, अपनी क्वालिटी को रखते हुए सारी मेडिसिन की क्वालिटी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर हम महात्रिफला घी से आपका स्नेहपान कराएं, आपका घृतपान कराएं, तो त्रिफला के सारे गुण जो है, जैसे कि त्रिफला शुगर को कम करता है, फैट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो वो महात्रिफला घी से आपका अगर घृतपान और आपका विरेचन प्लान किया जाएगा तो आपके डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाती है और उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एक बार अपना विरेचन जरूर प्लान करना। कुछ महिला पूछ रही थी पीसीओएस के लिए, जो हमने एक बार लिया भी था, और मेनोपॉज में क्या पंचकर्मा हेल्प करता है? जी, पंचकर्म से पीसीओएस में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर वेट ज्यादा है, पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो उसमें हम वमन विरेचन दोनों चीजें करेंगे। नहीं है तो फिर हम सिर्फ विरेचन करके भी आगे मेडिसिन लेते हैं तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं काफी। है ना। अच्छा और इसमें एक, हाँ महिलाओं के लिए हमने डॉक्टर शिप्रा ने बहुत अच्छा एक किया भी था सेशन, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ना, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। एक अभी और क्वेश्चन आया भैया, मेनोपॉज में क्या करें? देखिए हाँ जी, मेनोपॉज में जो होता है, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारी बॉडी के, तो उसमें मेनोपॉज के हार्मोन चेंज होने के हम उसको पित्तज से मान सकते हैं। तो मेनोपॉज के समय जनरली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं आपके हॉट फ्लशेस होना, आपके मूड स्विंग्स होना, ये सब चीजें। और मेनोपॉज के बाद में इरिटेबिलिटी एक बनी रहती है हमेशा, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लगती है, बॉडी जॉइंट्स पेन होने लगती हैं। तो हमने कई पेशेंट्स में ये देखा है कि अगर हम उनको मेनोपॉजल टाइम पर, प्री मेनोपॉज में जैसे 40 साल की उम्र के बाद अगर हम उनका विरेचन कर देते हैं तो उनको मेनोपॉज में कोई दिक्कत नहीं होती है, एक इजी स्मूथ उनका मेनोपॉज हो जाता है। और उसके बाद की ये जो जितनी प्रॉब्लम्स है, मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं, ये सब चीजें नहीं होती हैं। हाँ तो काफी हेल्पफुल है। और उसमें काफी हम उस पिछले वाले जो सेशन था उसमें काफी डिटेल में आपने बताया भी था इस बात को, है ना। और एक क्वेश्चन आया कि मैम कंसीव करने के लिए पंचकर्मा यूजफुल है क्या? क्या कर, सॉरी, कंसीव हाँ, करने के लिए, अच्छा प्रेग्नेंट। कंसीव करने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर अभी एक ना बीज शुद्धि की बात करी थी। बीज शुद्धि, बीज का मतलब होता है, आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि जैसे कि हम खेती करते हैं
तो खेती के लिए हमें बीज की जरूरत होती है। किसी भी अच्छी फसल को उगाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। वो 4 चीजें हैं हमारी भूमि, भूमि मतलब जो भी पीस ऑफ लैंड है, हमारा अच्छा क्वालिटी का बीज होना चाहिए, सही समय होना चाहिए और सही उसको धूप और पानी मिलना चाहिए। इसी तरह से जो हमारा शरीर है, जो एक स्त्री का शरीर है, वो भी उसका जो यूट्रस है वो भूमि माना गया है। बीज का मतलब है जो उसका एग और जो मेल का स्पर्म है वो हमारा बीज माना गया है। सही काल मतलब कि ऋतु काल, जैसे कि कहते हैं 12 to 14 डेज के बीच में होना चाहिए, और सही न्यूट्रिशन। तो ये सब चीजें अगर आपकी सही है, सब चीज हेल्दी है, तो आपका जो कंसेप्शन प्रोडक्ट होगा, मतलब जो फीटस होगा, वो एक हेल्दी होगा। तो आज अब हम इस चीज पर एम्फसाइज करते हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी इतना क्यों बढ़ गई है, क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत सारे टॉक्सिन्स मेंटली और फिजिकली हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे वो केमिकल्स की वजह से हो, बहुत ही सारी वजह से क्या होता है कि ये सारी फैक्टर्स एक्यूमुलेट होते हैं। वो हम एक फीमेल और एक मेल दोनों की हेल्थ को इक्वली इफेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम बीज शुद्धि करते हैं, बीज शुद्धि का मतलब है हमने फीमेल की शुद्धि करी, फीमेल को अगर जरूरत है तो वमन, विरेचन, वस्ती तीनों चीजें करी, नहीं है तो हमने विरेचन और वस्ती कर दिया, और उसी समय में हमने मेल का भी विरेचन कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो आपका एग है और जो मेल का स्पर्म है वो एक हेल्दी होगा। आपकी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, आपकी फर्टिलिटी, आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ होगी। उसमें भी जनरली कोई इश्यूज, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया बहुत ज्यादा या वॉमिटिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब अगर हम विरेचन या ये शोधन चिकित्सा करके करते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है, और जो हमारा बच्चा होता है वो एक बहुत हेल्दी बच्चा होता है। हाँ, ये पूछ रही है कि किसी को मान लो यूट्रस फाइब्रॉइड हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन बाद में महसूस होता है महिला को, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप, कैसे मैनेज करें? देखिए कई बार जो है कॉम्प्लिकेट, अब यहाँ पर आपका यूट्रस कंप्लीटली निकाल दिया गया है, ये सिर्फ या फिर फाइब्रॉइड ही निकाला गया है, और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ मेडिसिन की वजह से ही अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो विरेचन करने से क्या होता है, सारे जितने टॉक्सिन्स, मतलब मेडिसिन के जितने साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सब क्लेंस कर दिए जाते हैं बॉडी में से, तो यू आर हेल्दी अगेन। और कई बार ये भी होता है जैसे कि ना 40-41 एज के आसपास लेडीज में बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स की दिक्कत हो जाती है कि फाइब्रॉइड्स हो गए। अब कोई और ऑल्टरनेट नहीं होता है तो कह दिया जाता है कि आप अपना हिस्टेरेक्टोमी या अपना ऑपरेशन करा लीजिए, यूट्रस को निकलवा दीजिए। तो उसमें हम सजेस्ट ये करते हैं कि अगर आप उस समय एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास मिले, तो अगर आपका वो फाइब्रॉइड का साइज कम होने की मेडिसिन चलाई जाए, आपका विरेचन कम करा जाए, तो आपको वो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ऑलरेडी फाइब्रॉइड जो है वो श्रिंक करने लगता है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि एक बार आप ओपिनियन जरूर लीजिए। नहीं, मेरा यूट्रस रिमूव हो गया है फिर तो। यूट्रस रिमूव हो गया है तो फिर आप आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। उसका भी ट्रीटमेंट है पंचकर्मा की। जी। हॉट फ्लैशेस कैसे कब करें घर पर ही? हॉट फ्लैशेस, हाँ, हॉट फ्लैशेस तो देखिए अभी हमने बात करी थी ना कि मेनोपॉज के बाद ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही हॉट फ्लैशेस होते हैं। तो इसमें कुछ मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे कि प्रदर्शामक वटी हो गई हमारी, या फिर पुरुषानुक चूर्ण है, ये मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती हैं। और इसी के साथ मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन करने से भी हमारे हॉर्मोन्स, हमारा जो HPO एक्सेस है वो अच्छा काम करता है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज है। फिर साथ में आप जो है डॉक्टर से मिलकर हम आपके हॉट फ्लैशेस ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपके ठीक हो सकते हैं, सिर्फ आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करवा सकते हैं। हाँ, आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए चैट में। मेरे पास आपका नंबर, एवरीवन इन मीटिंग करके अपना नंबर आप बताइए, क्या नंबर है? हाँ, मेरे 91406 91406। मैंने लिख दिया, अच्छा, लिख दिया आपने? 84813। हाँ जी भैया। हाँ ठीक है, ये नंबर भी है, इनसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं।
अपॉइंटमेंट लेके। हाँ, एक क्वेरी और है भैया कि आई हैव स्कैल्प डर्मेटाइटिस, वाइट फ्लेक्स होते हैं उनको स्कैल्प पे, इचिंग काफी ज्यादा होती है, प्लीज लेट मी नो व्हाट टू डू। हाँ हाँ जी, देखिए भैया इसमें वही है, डर्मेटाइटिस है, हमारी टाइटिस मतलब आपका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेमेशन की हमेशा वो रहता है। तो कुछ एक तो मैं आपको घरेलू नुस्खे अगर हम ये बताएं कि आप नारियल में कपूर मिलाकर पहले थोड़े दिन उसको लगाकर ट्राई करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो फिर डेफिनेटली हमें मेडिसिन का ही इसमें वो करना चाहिए। जैसे मेडिसिन में हमारा महामंजिष्ठादि कषाय है, बहुत अच्छा काम करता है, नीम है, अच्छी काम करती है। इसी के साथ आपका अगर तक्रधारा और विरेचन किया जाएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टाइम तो काफी हो गया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यूट्रिन फाइब्रॉइड कैसे कम हो सकता है? अभी हमने देखिए फाइब्रॉइड के बारे में अभी बात करी थी कि अगर आपका 40-41 एज के आसपास अगर आपको फाइब्रॉइड होता है तो आप एक बार वमन विरेचन वगैरह करवा लीजिए, आपके साइंस एंड सिम्टम्स कम हो जाते हैं। उसके बाद मेडिसिन चलती है, फाइब्रॉइड्स का साइंस कम होने लगता है। फाइब्रॉइड से जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो मंथली साइकिल्स होती है उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है। तो हमने अगर यहाँ पर साइंस एंड सिम्टम्स को मैनेज कर दिया, आपके फाइब्रॉइड्स धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं। बाय द टाइम आप मेनोपॉज पे पहुंचते हो तो उसके बाद में वो फाइब्रॉइड अपने आप ही श्रिंक करता है। अगर यही प्रॉब्लम हमको फर्टिलिटी एज में आती है, फर्टिलिटी एज जैसे कि अगर हम कहें वो हमारा 30 साल के आसपास होने लगता है, तो भी यही चिकित्सा करी जाएगी, वमन विरेचन वस्ती, जिससे कि आपको कंसीव करने में कोई दिक्कत ना। हाँ, कई बार फाइब्रॉइड का साइज देखने की जरूरत है, अगर वो बहुत बड़ा है तो फिर डेफिनेटली हमको विल हैव टू थिंक ओवर इट अगेन। ठीक है ना? समय तो काफी हो गया है, ये काफी देर से आप ना चैट में भेजना चाहिए, ऐसे तो अनम्यूट नहीं करते हम लोग यहाँ, आपको कर देते हैं बहुत देर से खड़े। नहीं कर पा रहे, उनको आता नहीं है शायद। नहीं, आप अनम्यूट कर लीजिए ना। अपने आप कर नहीं पा रहे शायद। चैट कई तरीका अच्छा है ना, बीच में से हो नहीं पाता। ठीक है, ठीक है, काफी कवर हो गया है। पिताजी के लिए प्रोस्टेट की समस्या हेतु भी कोई निदान बता सकते हैं? देखिए प्रोस्टेट के लिए तो हमारे पास मेडिसिन ही होती हैं प्रोस्टेट के लिए, जैसे कांचना गुगलू है, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो एक बार आप अपने रिपोर्ट्स भेजिए कि उसमें क्या साइज है, कितना बढ़ गया है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब ड्रिपिंग ज्यादा हो रही है। तो वो हम मेडिसिन में हमेशा ये कहूंगी कि मेडिसिन जनरलाइज करके कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सबके दिमाग में एक ये मिथ होता है कि मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, उनका साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे कि मिर्च किसी के लिए ज्यादा होती है, किसी के लिए वही मिर्च बिल्कुल भी पता नहीं चलती। तो उसी तरह से मेडिसिन का भी उसकी प्रकृति विकृति के अकॉर्डिंग उसकी डोज डिसाइड करी जाती है। तो एक बार आप अपने रिपोर्ट्स भेजिए, उसके बाद हम डेफिनेटली आपको मेडिसिन बता देंगे। किसी ने यहाँ पर पूछा है मैम एनी रेमेडी फॉर डैंड्रफ। देखिए रेमेडीज तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आप दही में नींबू लगा सकते हैं, आप मेथी के पाउडर को दही में भिगोकर लगा सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी आपका कंट्रोल नहीं होता है तो फिर एक ट्रीटमेंट होता है शिरोलेपना। शिरोलेपना में क्या करते हैं कि हमारे जो फ्रेश हर्ब्स होते हैं, जैसे कि गुड़हल है, भृंगराज है, आंवला है, ये वाले हर्ब्स को एक पैक बनाकर बालों के ऊपर लगाया जाता है और उसको 1.5-2 घंटे रखा जाता है। इससे डैंड्रफ में बहुत अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं एक बार आप बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग कोई पंचकर्मा सेंटर पर जाकर आप वहां करवाइए। और डैंड्रफ के लिए साथ में, जैसे अभी आपने सुनाई था वो बच्ची जो बोल रही थी कि उसको विरेचना करवाया गया तो उसके बाद में उसकी डैंड्रफ बहुत अच्छे मतलब काफी कम हो चुकी है।
तो डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छे रेमेडीज मैंने आपको यही बता दी कि आप अपना ये दही और मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ चंद्रिका जी बताइए, आप बताइए, बोलिए। गुरुदेव, हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। फिर म्यूट हो गया भैया उनका। हाँ उनको आ नहीं रहा। आप चैट पे भेज दीजिए, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। शायद आप डबल डबल दबा रहे हैं ना, इसलिए आ रहा है। अभी हाँ शायद बोलिए से बोलिए, आप बोलिए। ऐसा ऐसा स्किन पर हो गया है, स्किन एलर्जी हो गई है मुझे। स्किन एलर्जी है उनको, वो पूछना चाह रही हैं कि कैसे ठीक कर। हाँ देखिए चंद्रिका जी, स्किन एलर्जी भी ना कई तरह की होती है, लेकिन जनरली एलर्जी का मतलब है कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। तो आपको कुछ एक चीजें जैसे कि खट्टा तला भुना खाना, बहुत ज्यादा दही मिर्च मसाला, ये सब चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। इसी के साथ में आपको कुछ मेडिसिन है, जैसे कि नीम हमारा हो गया, मंजिष्ठ आदि है, नित्य विरेचन, जैसे कि नित्य विरेचन के लिए हम आपको कैस्टर ऑयल है या फिर अविपत्तिकर चूर्ण है, इन सब के थ्रू हम आपको ठीक कर सकते हैं। हाँ ये अभी शायद यहाँ पे कवर तो हो गया ऑलमोस्ट। कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर्स का नंबर यहाँ पे है वापस। मैंने एक बार अपना नंबर और शेयर कर दिया है इसमें भैया, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी रह गई हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, एंड आई विल बी, मैं डेफिनेटली उसको आंसर जरूर करूंगी। ठीक है ना। तो आज यहाँ पे श्री की आप पूछना चाहते हैं क्या? देखिए एक किसी ने और क्वेश्चन पूछा है कि मैम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बताएं। कई बार बता दीजिए। कॉन्स्टिपेशन, हाँ कॉन्स्टिपेशन कई बार होता है हमारे गलत आहार और विहार की वजह से। तो आहार और विहार में अगर आपने आप सिर्फ प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, आपके खाने में फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या दाल उस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं है, या फिर पानी की क्वांटिटी बहुत कम है, या फिर आप चाय और कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इस सब से, या फिर आप वॉक बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो इनको करिए। इनको करने से क्या होगा कि आपकी इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी बढ़ेगी, आपका वात अपने आप ही अनुलोम गति से अनुलोम दिशा में मूव करेगा। और दूसरी चीज ये है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत ही अच्छे मेडिसिन हैं। अगर शरीर में आम है तो कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। आम के लक्षण कुछ ऐसे कि जैसे कि थकान, हर समय भारीपन फील होना, हमेशा ऐसे लगे जैसे कि आपको थके थके हैं, तो ये सब चीजें हमारे आम के लक्षण में होते हैं। अब इसको सही करने के लिए मेडिसिन जैसे हमारी हरितकी है, त्रिफला है, कैस्टर ऑयल है, ये सब चीजें कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करती हैं। पर कॉन्स्टिपेशन कई तरह से होता है, इस वजह से मैं आपको ये कहूंगी कि आप कंसल्टेशन करके आप बात करें, हम आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को अपनी तरफ से डेफिनेटली ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसको समाप्त करेंगे आज, है ना, प्रार्थना करा देते हैं क्योंकि काफी 10 बज गए। जी भैया। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से लिया आपने। अभी तो पंचकर्मा भी सबको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम बहुत सारे उपचार पंचकर्मा की सहायता से कर सकते हैं। जो अक्सर आप जटिल समस्या से जूझ रहे हैं, तो जरूर जहाँ भी आप हैं, पंचकर्मा सेंटर डॉक्टर साहब का भी शेयर हुआ है, एनसीआर में है वो भी शेयर किया। अगर आपके आसपास है, आप आसपास है, तो जाके कंसल्टेशन ले लें या फोन से एडवाइस ले लें। हाँ, और अब हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशंस में भी उतने ही अच्छे हम लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हाँ जी, और महीने के एंड में 30 तारीख को एडवांस कोर्स पे आने वाला है। अभी तो मैं खुद भी साइलेंस में रहूंगा,
तो किसी को एडवांस कुछ नहीं किया तो आप प्लान कर सकते हैं 30, 1 और 2 छुट्टी होती है 1 और 2 को, तो और 30 का तो महीना एंड में, तब आप अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो प्रार्थना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय करते हैं।